Assalamu alaikum. Today we will discuss oscillation and simple harmonic motion with its application related multiple choice questions. So let's start with the definition of oscillation. Oscillatory motion को हम define करेंगे सबसे पहले. A motion is said to be oscillatory motion if an object moves back and forth. An object oscillates when it moves back and forth repeatedly on either side of some equilibrium position. If we stop the object from oscillating, it returns to the equilibrium position. फिगर में देखें, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंशन की गई है और ये दो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है. टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन on either side of the equilibrium position को हम कह रहे हैं oscillatory motion. अब ये ऑब्जेक्ट जो इस स्प्रिंग से अटैच्ड है ये ऑसिलेट कर रहा है. इसमें जो डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती है, जरूरी नहीं कि mass attached to a spring है, सिंपल पेंडुलम है या मोशन ऑफ a child on the swing है. In case of mass attached to a spring, one complete movement from the starting position, this equilibrium position was the starting position, then it moves up, down, and finally back to the rest position or equilibrium position is called oscillation. So oscillation को हम simply इस तरह से भी define कर सकते हैं, one complete round trip of a vibrating body या oscillating body is called oscillation. ये सिंपल सी डेफिनेशन है ऑसिलेशन की. अब इसमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा होता है, मींस जो मैस अटैच्ड है स्प्रिंग के साथ, इस केस में वो एक्सेलरेट करता है एज इट मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन. मीन एज इट मूव्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन इट एक्सेलरेट्स. इट इज मूविंग फास्टेस्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे. इट डिसेलरेट एज इट मूव्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऑसिलेशन. एट एक्सट्रीम पोजीशन ये एक शॉर्ट से मोमेंट के लिए स्टॉप होगा, देन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेट बैक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन अगेन. अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं. देखिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमने कहा कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और ये डिसेलरेट करता है एज इट मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन. देन अगेन ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा एंड एक्सेलरेट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि मीन पोजीशन पे उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो मैक्सिमम या फास्टेस्ट मोशन होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वो एक शॉर्ट से मोमेंट के लिए स्टॉप करता है. तो अब यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशंस ऑसिलेशन से रिलेटेड स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये हमने आगे यूज करनी है. डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, पीरियड है और इसमें फ्रीक्वेंसी है. सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कि वो डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है किसी भी पोजीशन पे हो सकता है. The distance of the vibrating object is always measured from the mean position. जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी जीरो भी हो सकता है, कभी वो मैक्सिमम भी हो सकता है. अगर वो मीन पोजीशन पे है तो मैक्स उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा, और अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा. उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. इसी तरह से हमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का पता होना चाहिए, दैट इज द पीरियड. पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल वाइब्रेशन या वन फुल साइकिल या वन कंप्लीट ऑसिलेशन
का जो टाइम है उसको हम कहते हैं पीरियड। कैसे कैलकुलेट किया जाता है पीरियड, उसके लिए हम देखते हैं कि टोटल टाइम कितना लगता है और कितनी ऑसिलेशंस वो कंप्लीट करता है। इस तरह से हम, ये फॉर्मूला है, पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन बाय द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। सपोज एक ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो उसका टाइम पीरियड 1/10 सेकंड होगा। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कि एक यूनिट टाइम में, या हम यूं कह लें कि 1 सेकंड में उसने कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट की हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और रिलेशन क्या होता है पीरियड और फ्रीक्वेंसी में, बोथ आर रेसिप्रोकल। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा ऑसिलेटिंग मैस सिस्टम में। अगर आप ये गौर से देखें, यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट किया गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t is equal to 0, displacement of the vibrating object is 0 at time t is equal to 0. Time t is equal to 0 mean when you start observing the oscillation. So displacement यहाँ पे 0 है. So as the time passes, the displacement varies in a smooth way on either side of the midpoint or equilibrium point. The shape of this graph is a sine curve, hence the motion is termed as sinusoidal. ये एक साइन कर्व बन रहा है यहाँ पे। अब इस वेलोसिटी, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, आप उसका पीरियड फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट चूंकि वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग लिया गया है, तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, मीन पोजीशन से लेकर उसका, ये जहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये एरो से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड, और इसको डिनोट किया जाएगा एक्स नॉट से। पीरियड क्या है, एक वेव जितने टाइम में कंप्लीट हो रही है। ये जो साइन कर्व है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है जितने भी टाइम में, उसको हम पीरियड कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एज ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, ये भी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप पीरियड फाइंड कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। आगे हम एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, हमने इसमें कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी हमने बात की कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये जो जीरो वाली लाइन है जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हमने देखना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी एक तरफ, ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है। सो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ से ग्राफ से नजर आ रहा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये लाइन ड्रॉ किया, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सो एम्पलीट्यूड x नॉट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख रहे होंगे कि यूनिट्स क्या है। यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमने फाइंड करना है उसका जो पीरियड है वो क्या है। पीरियड को हम क्या कहते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब देखिए, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये मीन पोजीशन है, ये वो एक्सट्रीम पे जा रहा है, अगेन मीन पे आ गया, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है और बैक टू द इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन इन 120 सेकंड्स, मिली सेकंड, सॉरी। तो 120 मिली सेकंड्स, यूनिट्स केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। 120 मिली सेकंड्स जो है उसका पीरियड है। अब यहां से हम फ्रीक्वेंसी जो है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है
वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/T, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। सो 1/120 टाइम्स ये मिली सेकेंड्स को हमने इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखा 10⁻³ तो ये बच जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 120। तो इसको सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो 8.3 हर्ट्ज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, हम इसका पीरियड फाइंड कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि इक्वल होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। आगे क्वेश्चंस में उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट जो ऑसिलेशन की एक एग्जांपल है या ऑसिलेटरी मोशन की, दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान में रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक ऑसिलेटरी मोशन है। हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी होगी। कौन सी ऑसिलेटरी मोशंस को हम कहेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो ये देखिए, A is the acceleration and is directly proportional to the displacement x from the mean position. Negative sign show ये कर रहा है कि the direction of acceleration is towards the mean position. इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो 3 रिक्वायरमेंट्स जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि वो है mass होना चाहिए, a mass that oscillates, a position where the mass is in equilibrium, and a restoring force that acts to return the mass to the equilibrium position. Restoring force भी direct proportional होती है displacement of the mass from the equilibrium position and is directed towards the point. तो ये 3 चीजों का हमें पता होना चाहिए कि जो ऑसिलेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैस होना चाहिए जिसको आप ऑसिलेट कराएंगे, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन का आपको पता होना चाहिए, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम, अगर वो ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली ऑसिलेट कर रहा है तो राइट साइड ऑफ दिस पोजीशन जो है हम उसको पॉजिटिव लेंगे डिस्प्लेसमेंट, और लेफ्ट पे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। एक सिंपल पेंडुलम की हम जस्ट यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट जो डॉटेड लाइन से शो किया गया है ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है दैट इज एक्स, और वो इस पोजीशन पे आ गया। इस अनडिस्टर्ब पोजीशन पे यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, उसमें जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, the string at mass will hang vertically. जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है that must be equal to the weight of the bob, जो मेटल की बॉब अटैच की आपने स्ट्रिंग के साथ तो उसके इक्वल होने चाहिए। So to start its swing, it must be pulled on one side of the equilibrium position. इस जगह पे जब आप लेकर जाएंगे इसको आपने मूव कराना है, पुल करना है आपने, ताकि जब आप यहां से इसको रिलीज करें तो इट्स स्टार्ट ऑसिलेटिंग। द फोर्स ऑन द masses are unbalanced, so it moves back towards the equilibrium position. अब इस पे जो फोर्सेस हैं वो क्या होने चाहिए, that must be unbalanced. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उस पे जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगी तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करेगा। इसी तरह से द mass of this pendulum swing past the point and continue until it comes to rest momentarily at other side, and the process is then repeated in the opposite direction. मीन जब आप यहाँ से इसको रिलीज करेंगे it move to
the other extreme and comes to rest for a short time, for a very short time, and then the process repeated by this object. अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंप्लीट ऑसिलेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड बैक अगेन, ये राइट से लेफ्ट जाएगा, फिर लेफ्ट से दोबारा से राइट साइड की तरफ आएगा, तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं, ये बड़े कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें मैंने डिस्कस करनी है आप लोगों से। ये जो सिंपल पेंडुलम की हमने बात की है, एज द पेंडुलम स्विंग बैक एंड फोर्थ, इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, इट्स वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होगी, चेंज होगी। अब अगर हम इसको राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं, इट्स वेलोसिटी इज नेगेटिव। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे वो चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से उसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। So as the pendulum swings from right to left, its velocity is negative. It accelerates towards the mean position or equilibrium position and then decelerate as it approaches to other end of the oscillation. अब देखें, towards the equilibrium position जा रहा है, उसकी velocity जो है वो negative है लेकिन accelerate कर रहा है, और जब ये दोबारा से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना शुरू करेगा तो क्या होगा, वो डिसेलरेट करेगा और क्या होगा, एक स्टॉप हो जाएगा मोमेंटरीली। इट हैज अ पॉजिटिव वेलोसिटी एज इट स्विंग बैक्स। अब ये जब वापस आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी ये चीज जब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही थी तो वेलोसिटी नेगेटिव थी और एक्सेलरेशन जो है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन था। Then decelerate as it approaches to other end of the oscillation. It has positive velocity as the swing back from left to right. Velocity अब change हो गई, अब क्या हो गई, अब positive हो गई। Again it has a maximum speed as it travel through the equilibrium position and decelerate as it swing up to its starting position. ये 4-5 चीजें हैं जो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए इसको स्टडी करने के लिए। अब नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो किस तरह से है, उसमें हम देखते हैं। ये ग्राफ आपको, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, अगर ये ग्राफ टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है तो इसका मतलब है कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट x जो है इज 0 व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। सो अब ये चीज आपको बड़ा अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि जो मोशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट अपनी मोशन, अगर आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 से कि वो मीन पोजीशन पे था तो वो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। हम कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो इसका ग्राफ फिर यहां से शुरू होगा, उसका ग्राफ जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पहले भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि इससे हम एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, उसका पीरियड फाइंड कर सकते हैं। देखिए एम्पलीट्यूड जो यहाँ से आपको नजर आ रहा है 0.02 मीटर का है और उसका अगर हम पीरियड देखें यहाँ पे तो वो 0.4 सेकेंड्स का आ रहा है इसमें। अब इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर हम ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड आउट कर लें तो क्या आता है, वेलोसिटी के इक्वल आता है। अब वो वेलोसिटी अगर आप देखिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट 0 है बट वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। After 0.1 seconds, displacement is maximum, but its velocity is 0. So when time t is equal to 0, mass is at the equilibrium position, and this is where
it is moving fastest. यानी जब वो मीन पोजीशन पे है उसकी स्पीड जो है, उसकी मोशन जो है वो फास्टेस्ट है. Hence velocity has the maximum value at this point. Its value is positive because at time t is equal to 0 it is moving towards the right. तो ये आपको पता चल गया कि वेलोसिटी कैसे फाइंड होगी. इसी तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये थर्ड ग्राफ देखिए, ये थर्ड ग्राफ आपको नजर आ रहा है. एक्सेलरेशन जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम स्लोप या ग्रेडियंट ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का. अगर हम तीनों ग्राफ को इकट्ठा देखें, स्टार्ट ऑफ ऑसिलेशन डिस्प्लेसमेंट 0 है. जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, इट मींस देयर इज नो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, सो एक्सेलरेशन इज 0. ये देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है. जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है. इसी तरह से आप नेक्स्ट देखें, अब ये मूव कर रहे टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, यानी 0.1 सेकंड के बाद वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है. अब आप देखें कि 0.1 पे उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड पे है. So as it moves to the right, the restoring force acts towards the left side, giving it a negative acceleration. So the acceleration जो है वो has the greatest value when mass is displaced farthest from the equilibrium position, but in opposite direction. तो ये अब था हमारे पास acceleration time graph. इसी तरह से अब कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हेल्प करेंगी हमें इसके एमसीक्यू सॉल्व करने में और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने में. The relation between the displacement x and the time t is given by x is equal to x naught sine of omega t. इसको ओमेगा जो है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 2 पाई f. ये रिलेशन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के दरमियान, तो ओमेगा 2 पाई f के इक्वल होता है. f जो कि 1 over capital T के इक्वल है. कैपिटल T इज द पीरियड एंड T इज एनी टाइम, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो अब ये चीज यहाँ पे हम ड्रॉ की है ग्राफ x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t. जरूरी नहीं है हम इसको यहाँ से इसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें, हम कोसाइन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. अब ये साइन और कोसाइन कब यूज होगा, ये जो साइन फंक्शन है आपने उस वक्त यूज करना है जब मोशन उसकी मेन पोजीशन से स्टार्ट होगी, यानी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, x को भी 0 होना चाहिए. यानी जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, 0 है ये, तो ये साइनोसाइडल कर्व बनेगा x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t. लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो मीन पोजीशन की बजाय एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट करता है, तो फिर आप x इज इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा t का फंक्शन यूज करेंगे. तो साइन और कोसाइन में फर्क ये है कि साइन x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t ये आपने उस वक्त यूज करना है जब उसकी ऑसिलेशन जो है मीन पोजीशन से स्टार्ट होगी, और ये वाला फंक्शन x इज इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा t आपने उस वक्त यूज करना है जब मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगी. अब कुछ क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. An object moving with simple harmonic motion goes through 2 complete cycles in 1 second. Calculate period, frequency and angular frequency. तो सिंपल सी डेफिनेशंस, ये सारे अभी जो कॉन्सेप्ट आपने देखे हैं वही हमने यूज करने हैं. पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स. टाइम उसको लगा है 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 कंप्लीट साइकिल्स हैं तो 1/2 मीन 0.5 सेकेंड्स. इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज आ जाएगी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 पाई इंटू f. f 2 हर्ट्ज है तो पुट करेंगे तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड जो है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. इसी तरह से एक और क्वेश्चन है. A pendulum oscillates with a frequency of 1.5 hertz and amplitude 0.10 meters
if it passes through its equilibrium position at time t is equal to 0. Write an equation represents its displacement x in terms of amplitude x naught, angular frequency and time. एक क्वेश्चन तो ये है. दूसरा है determine its displacement when time t is equal to 0.5 seconds. अब देखिए टाइम t is equal to 0 पे वो इक्विलिब्रियम से पास कर रहा है, तो इसका मतलब हमें साइन का फंक्शन यूज करना पड़ेगा. So x is equal to x naught sin omega t. तो ये हमने इसकी इक्वेशन फर्स्ट पार्ट हो गया कि इक्वेशन आपने लिखनी थी कि वो कौन सी इक्वेशन है जो उसकी मोशन को रिप्रेजेंट करेगी. x is equal to x naught sin omega t. अब हमने फाइंड करना है जी जो है उसका ओमेगा क्या चीज है वो हमने फाइंड करना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ेगी. ओमेगा क्या होता है 2 पाई f. 2 पाई इंटू एफ क्या है ये गिवन है 1.5 हर्ट्ज, ये पुट किया इसमें तो बनेगा 3 पाई रेडियन पर सेकंड उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. अब हमने डिस्प्लेसमेंट जो किसी भी इंस्टेंट पे होगा उसका वो x is equal to x naught sin omega t है. डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t is equal to 0.5 सेकंड. आप ये सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें तो ये आ जाएगा x is equal to 0.10 x naught की जगह पे आपने सब्स्टिट्यूट किया और ओमेगा की जगह पे आपने 3 पाई, t की जगह पे जो गिवन टाइम था वो सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास आएगा 0.1 sin 3 पाई बाय 2. sin 3 पाई बाय 2 जो है वो 270 डिग्रीज के इक्वल होता है और 2 sin 270 डिग्री जो है वो -1 के इक्वल है. तो माइनस 0.10 मीटर्स जो है उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आफ्टर 0.5 सेकेंड्स. अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि पेंडुलम जो है एक्सट्रीम एंड पे है क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट 0.10 मीटर था, यहाँ पे भी 0.10 मीटर. नेगेटिव साइन क्या है, इट इज एट द नेगेटिव एक्सट्रीम, वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे है. ये आपने यहाँ पे फाइंड किया. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनकी साइन की वैल्यूज बताऊंगा क्या होती है, लेकिन अभी जो है हम इसमें आगे नेक्स्ट में जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. A simple harmonic oscillator oscillates with a period t if it passes through a mean position at time t is equal to 0. At which time does it passes through a point at a displacement half of the amplitude? आपने वो टाइम बताना है at which the displacement is half of the amplitude है, तो वो आपने इसमें देखना है कि क्या होगा. As the oscillator passes through equilibrium at time t is equal to 0, so correct equation representing the displacement is x is equal to x naught omega t. हम इसमें ओमेगा को हम 2 पाई ओवर कैपिटल t भी लिख सकते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी x is equal to x naught sin 2 पाई ओवर कैपिटल t. अब हमें क्वेश्चन ये बता रहा है कि वो आपने टाइम बताना है at which it passes through a point at which displacement is half of the amplitude. तो डिस्प्लेसमेंट x जो है वो किसी भी इंस्टेंट पे है, वो कितना है x नॉट बाय 2. आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, x नॉट से x नॉट कैंसिल, 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 पाई ओवर कैपिटल t इंटू स्मॉल t. साइन को आपने इस तरफ लेकर गए तो साइन इनवर्स 1/2 जो होता है π/6 रेडियन के इक्वल होता है. सो π/6 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर कैपिटल 3 इंटू t. इसको सिंप्लीफाई करें तो t is equal to t by 12 सेकेंड. यानी अगर टोटल टाइम पीरियड 12 सेकेंड का था तो आफ्टर 1 सेकेंड जो है वो हाफ ऑफ द उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड होगा. इसी तरह से अब हम देखते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी जो है वो क्या होती है. वेलोसिटी जो है वो भी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है. हमने पहले भी डिस्कस किया वेलोसिटी v ऑफ एन ऑसिलेटर वेरीज as it moves back and forth. It has the highest speed when it passes through equilibrium position, or if the oscillator passes through equilibrium position with its greatest speed v naught at time t is equal to 0, then change in velocity can be represented by this equation v is equal to v naught cos of omega t.
हमने शुरू में देखा था कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट में साइन का फंक्शन आता है, यहाँ पे कोसाइन यानी कॉस का फंक्शन आ जाएगा। This equation tells us that how velocity is changing with time. इस इक्वेशन से आप किसी भी इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। अगर हम टाइम को 0 पुट कर दें यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो v इज इक्वल टू v नॉट, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी होगी जब टाइम 0 था। इसी तरह से एक और इक्वेशन है जिसमें जो वेलोसिटी है दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट पे किस तरह से वेलोसिटी डिपेंड करती है। तो वो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इसी फॉर्मूला से हम किसी भी पोजीशन पे, जो पीछे वाली इक्वेशन थी वो हम किसी भी टाइम पे मालूम कर सकते हैं वेलोसिटी। इस फॉर्मूला से हम किसी भी इंस्टेंट पे फाइंड कर सकते हैं उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन वेलोसिटी हमने पहले भी डिस्कस किया, मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है, ओमेगा एक्स नॉट होती है। सो मैक्सिमम स्पीड v ऑफ द ऑसिलेटर डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड एक्स नॉट। अब हम इन चीजों को देखते हैं कि किस तरह से ये डिपेंड करते हैं। सो दो चीजों पे हमने बात की कि वेलोसिटी जो है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी या वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। हम ऑलरेडी एक चीज जानते हैं, या अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, कि जो पीरियड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी को देखें, वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड पे। ग्रेटर एम्पलीट्यूड मीन ऑसिलेटर हैज टू ट्रेवल द ग्रेटर डिस्टेंस इन द सेम टाइम, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेट कर रहा है स्मॉल एम्पलीट्यूड पे या लार्ज एम्पलीट्यूड पे, उसके पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट मीन एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं, ज्यादा कर देते हैं, तो सेम टाइम में, सेम टाइम इंटरवल में उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा स्पीड से वो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करने के लिए उसको ज्यादा स्पीड से मूव करना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा ये है कि अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब उसका पीरियड को शॉर्ट कर दें। शॉर्ट पीरियड करने का मतलब ये है द गिवन डिस्टेंस इज कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम। जो भी डिस्टेंस होगा उसको शॉर्टर टाइम में कवर करना है, इसका मतलब है उसको ज्यादा फास्ट मूव करना पड़ेगा। सो दो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की कि वेलोसिटी जो है एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे, टाइम तो चेंज नहीं होगा, तो उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए सेम टाइम में ज्यादा स्पीड से मूव करना पड़ेगा। इसी तरह से गिवन डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम में कवर करने के लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा स्पीड से मूव करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द पोजीशन एट विच वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। यानी हमने फाइंड करना है कि वो पोजीशन x जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो जाती है। तो ये आप इक्वेशन ऑफ जो वेलोसिटी की इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, v की जगह पे क्या पुट करेंगे, v नॉट बाय 2 आपने सब्स्टिट्यूट किया, और यहाँ से फिर v नॉट की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, ओमेगा x नॉट बाय 2। इसमें ओमेगा से ये आपने ओमेगा कैंसिल कर देना है, फिर आप इसको स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, x नॉट स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। इसमें x फाइंड करना है तो इसको हम लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर बाय 4। तो ये सिंप्लीफाई किया तो 3 बाय 4 x नॉट स्क्वायर आ जाएगा। x फाइंड करना है तो x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 x नॉट। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स नॉट, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा
कि इस डिस्प्लेसमेंट पे, इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.866 या 0.87 x नॉट, यानी अगर एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर का है तो 8.7 सेंटीमीटर पे उसकी वेलोसिटी जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसी तरह से एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले भी स्टार्ट की स्लाइड्स में। तो ये देखें यहाँ पे कि ये एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एक्सेलरेशन है डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे। Acceleration depends on how far it is displaced. The greater the displacement, greater will be the acceleration. तो यहाँ पे ये ग्राफ आपने देखा यहाँ पे कि ये एक्सेलरेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट के साथ है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड पे यानी नेगेटिव एक्सट्रीम पे जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, एक्सेलरेशन क्या है वो पॉजिटिव होगा एंड इट पासेस थ्रू ओरिजिन। और जब पॉजिटिव साइड पे जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव मैक्सिमम। सो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद नेगेटिव साइन, क्योंकि स्लोप नेगेटिव साइड पे है। एक एग्जांपल है यहाँ पे आप लोगों के लिए, नो इट्स योर टर्न। The pendulum of the clock is displaced by a distance of 4 centimeter and oscillate in simple harmonic motion with a period of 10 seconds. Calculate the maximum velocity of the pendulum. Its velocity when it is displaced, displacement is 2 centimeter. ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको सॉल्व करें और कमेंट में इसके आंसर लिखें। A 50 gram of mass is attached to a securely clamped spring. The mass is pulled downward by 16 millimeter and is released, which causes it to oscillate with simple harmonic motion of period 0.84 second. आपने इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और मैक्सिमम वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। ये दो क्वेश्चंस हैं, आपने इसके आंसर्स करने हैं। थैंक यू वेरी मच।